Hey everyone, welcome back to the Innovative Wits, and in this video we are continuing the same question paper which we have started yesterday. 25 questions हमने कल किए और आगे के 26 हम start करेंगे. So question number 26 says she was out like a light is an example of. यहाँ पर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको बताना है कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किस लिटरेरी टर्म को बताता है. Ode, simile, metaphor or personification. So the correct answer here is simile, क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया लाइट. जब कंपैरिजन लाइट या एज वर्ड करके यूज किया जाए तब आपको सिमिली यूज करना है यहाँ पर. तो शी वॉज आउट लाइक अ लाइट, सो दिस लाइक वर्ड सेज इट इज अ सिमिली. नेक्स्ट, Buzz went the bee past Homer's face. This is an example of what literary device? This line. यहां पर भी एक हाईलाइटेड वर्ड है buzz. तो सिमिली, मेटाफर, ऑनोमेटोपिया, ओट. सिमिली में जैसे हमने बात की लाइक और एज वर्ड जैसा कुछ भी नहीं है. मेटाफर भी एक कंपैरिजन होता है, बिना लाइक और एज यूज करके डायरेक्ट कंपैरिजन को मेटाफर बोलते हैं, वो भी यहाँ नहीं है. बचता है ऑनोमेटोपिया, बज. तो बज जो है, बी का बज, इस तरह के जो साउंड होते हैं उसको हम ऑनोमेटोपिया के अंदर काउंट करेंगे. सो दिस वन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. The stars will cry. The kind of figurative language used here is, in the sentence, the stars will cry, which figure is used? Personification, metaphor, onomatopoeia और ode. तो यहाँ पर स्टार्स के लिए बोला गया है विल क्राई, यानी स्टार्स जो कि नॉन ह्यूमन थिंग है उसको ह्यूमन एक्शन करवाया जा रहा है और इस तरह का काम किया जाता है पर्सोनिफिकेशन में. तो जब यहाँ स्टार्स को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, पर्सन, इंसान वाला या ह्यूमन एक्शन करवाया गया है, रोने वाला काम जो कि स्टार्स का नहीं है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. Next, what is being personified here in this sentence? The moon guided me through the forest. The moon guided me through the forest. The forest, I, me और the moon. तो मून ने मुझे फॉरेस्ट की तरफ गाइड किया. तो यहाँ पर मून जो है ना वो क्या काम कर रहा है? गाइड करने का काम. और गाइड करने का काम किसी इंसान का, किसी पर्सन का होता है, ना कि मून का. मून इज अ नॉन ह्यूमन थिंग विच इज डूइंग अ ह्यूमन एक्शन, गाइड करने का. तो यहाँ पे मून को पर्सोनिफाई किया है. करेक्ट. नेक्स्ट, फॉल फ्राइडेज फील फैंटास्टिक. आपको यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढना है. इज इट अ सिमिली? No, because there is no like or as something. Metaphor? No, because there is no comparison. Alliteration? Yes. For. Repetition of consonant sound at the beginning of the word is called, and that is also into the close proximity. तो यहाँ पर वो होता है alliteration. तो यहाँ पर फ साउंड का रिपीट किया गया है. So the correct answer is alliteration. Next, a character gives a dramatic monologue directly to. कैरेक्टर जो है ना किसी भी उसके अंदर जहां पर ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज किया गया है, माइट बी अ स्टोरी और पोएम और समथिंग, तो वहां पर ड्रामेटिक मोनोलॉग किसको दिया जाता है? ठीक है, आप जानते हो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है. मोनोलॉग मीन्स जस्ट अपोजिट टू डायलॉग. डायलॉग में दो लोग होते हैं, मोनोलॉग में सिंगल पर्सन इज स्पीकिंग टू whom we don't know. ओके, सो यहाँ पर वो पता करना है आपको, ऑडियंस को बोलता है वो, दूसरे कैरेक्टर को स्टोरी के, या फिर अपने आप को, इधर ओवर ए और बी. ठीक है, किसको वो मोनोलॉग दिया जाता है? सो बेसिकली दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग इज डायरेक्टली बीइंग सेड टू द ऑडियंस एंड द अनदर कैरेक्टर. एक्चुअली बोला जाता है अनदर कैरेक्टर को, बट ऑडियंस भी उसको सुनते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज ईदर ए और बी. नेक्स्ट, इट सीम्स दैट टॉम्स होम वाज अ प्रिजन. ओके, तो यहाँ पर
Tom, T should be capital. Tom's home was a prison. Is it a simile, metaphor, alliteration, ode? तो सिमिली देखते हैं हम. इट सीम्स दैट टॉम्स होम एज वाज अ प्रिजन. एज और लाइक वर्ड यूज नहीं किया गया, सो इट्स नॉट अ सिमिली. फिर देखते हैं इट सीम्स दैट टॉम्स होम, टॉम का घर जो था ना वो क्या था, एक प्रिजन था. यानी कि टॉम का घर किसके जैसा था, जेल के जैसा था. एक कंपैरिजन किया है बट लाइक वर्ड या फिर एज वर्ड यूज ना करके डायरेक्ट कंपैरिजन किया है कि टॉम के घर को प्रिजन बता दिया है. ओके, सो टॉम्स home was a prison. That means it's a metaphor. Next, when can hyperbole not be used? Hyperbole का मतलब होता है exaggeration of समथिंग. किसी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना हाइपरबोली होता है. अब इसको हम कब यूज नहीं कर सकते हैं? इन अ पॉप सॉन्ग या किसी भी तरह के सॉन्ग में यस वी कैन यूज इट. सॉन्ग्स में आप बड़ा चढ़ा के बोल देते हो कुछ भी तो चलता है. इन एसेस, यस एसेस के अंदर भी लिखा बोला जा सकता है, स्पीच में भी बोला सकता है, पोइम में बोला सकता है. लेकिन साइंटिफिक राइटिंग्स में या कि साइंटिफिक फैक्ट्स और राइटिंग्स होती है उनमें हम यूज नहीं करते हैं हाइपरबोली को, क्योंकि साइंटिफिक चीजें जो होती है ना वो फैक्चुअल होती है. वहां आप हाइपरबोली एक्जिजरेशन नहीं कर सकते हो. सो दैट मीन्स वेयर वी कैन नॉट यूज इन दिस वन. जब भी क्वेश्चन के अंदर आप नॉट देखते हो तो सॉल्व करने से पहले उसको सर्कल कर लिया करो, अदरवाइज आप पहले ऑप्शन पर ही टिक कर दोगे और उसको रॉन्ग करके आओगे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ बैलेट? यदि आपने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी हैं, वहां पर आपने बैलेट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बैलेट के फीचर्स क्या है. तो बैलेट्स आर रिटन इन क्वाड्रेंट्स, बैलेट्स हैव अ सिंपल राइम स्कीम, बैलेट्स टेल अ स्टोरी, ऑल ऑफ द अबव. आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा है जो बैलेट का मेन डिफाइनिंग फीचर है. तो आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो. करेक्ट आंसर हियर कम्स इज दैट ऑलवेज इट हैज अ स्टोरी. बैलेट्स जो होते हैं वो एक स्टोरी को बताते हैं. ठीक है. रोमांटिक बैलेट्स जो थे वो लिटरेचर का पुराना स्टाइल ऑफ राइटिंग लिटरेचर था जिसमें रोमांटिक बैलेट्स यूज किए जाते थे, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सटायर. तो मैंने आपको पढ़ाया था सटायर और उसके अंदर ये क्वेश्चन इजीली आप यदि आपने पढ़ा हो तो आप बता सकते हो कि बहुत सारे टाइप्स थे. हॉरेशियन, जुवेनिलिन, मैनिपिन, and this one was not there. So calm is not a type of satire. Next, which of the following is not one of the main uses of irony? irony के main uses में इनमें से कौन सा है जो नहीं है? Revealing a character or perspective, showing the absurdity of life, generating humor, or showing a logical connection. irony में क्या होता है? दूसरे की टांग खींचना, मजाक उड़ाना, किसी भी बात पर किसी भी बात को का ह्यूमर क्रिएट करना. ठीक है. तो ह्यूमर क्रिएट करना इज ऑल्सो शोइंग द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. दैट इज ऑल्सो a part of like a form of irony. We can use irony here. Revealing a character or perspective, किसी का character perspective को reveal करने में भी हम irony use कर सकते हैं, but logical connection में हम irony को use नहीं कर सकते हैं. So this is the correct answer. Okay, next, the Renaissance period starts in. अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप तभी कर सकते हो यदि आपने रेनेसा पढ़ा हो तो. सिंपल बेसिक क्वेश्चन यहां से बनता है 15, 16, 17 और 18 सेंचुरी. सो रेनेसा स्टार्ट्स इन द 16th century. Great. Next. So the Renaissance period starts in 16th century. Okay. Next. रेनेसा मीन्स, रेनेसा का मतलब क्या होता है हिंदी में जिसे आप पुनर्जागरण बोलते हैं? द मीनिंग ऑफ रेनेसा इज रिवाइवल, रीबर्थ, न्यू स्पिरिट और ऑल ऑफ दीज. सो दिस इज करेक्ट, this is also correct, this is also correct. So all of these would be the correct answer. Okay, next. The age of Shakespeare or the Elizabethan period is called as. इन दोनों एजेस को लाइक शेक्सपियर और एलिजाबेथन पीरियड को हम एक और नाम से जानते हैं. व्हाट इट इज?
Is it Victorian, sorry, modern, postmodern, Victorian, or Renaissance? So what is the correct answer here? Yeah, we call it Renaissance. ओके, रेनेसा को ही हम द एज ऑफ शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं. नेक्स्ट, what was the name of the poet who created the term metaphysical poets? Metaphysical poets जो टर्म है ये किस पोएट ने क्रिएट की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल. तो नाउ द कंफ्यूजन इज कैन बी बिटवीन दीज टू. जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, लेकिन ये जो टर्म है ये सैमुअल जॉनसन ने कॉइन की थी. ओके, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स? इनमें से क्या है जो मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में गलत है? दे वर लिरिक पोएट्स. Okay, this is correct. They belong to the 17th century. You need to find it out. The term was coined by Dr. Johnson. ये अभी हमने पढ़ा है. They wrote basically about nature. So this one is wrong. Okay, all the three, they were lyric poets. They belong to the 17th century and the term was coined by Dr. Johnson. These all three are correct, but the fourth one is not correct. Next, what are the beginning and ending dates of the reign of James I और James I? James I का जो reign है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको बताना होगा कि इनमें से इसके रेन की, इसके पीरियड की, शासन काल का जो शुरुआत और अंत है वो क्या है. 1592 to 1608, 1603 to 1625, 1607, 1627 और 1608 and 1639. So basically एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रह भी सकते हैं. यदि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना हो और आपको आइडिया नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस करने से बचें. So the correct answer is this one, 1603 to 1625. Okay, and the same era we call as Jacobean era. The word Jacobean is derived from the name Jacob, which is the original form of the English name James. James जो है उसी का ये वर्ड है जैकॉब, जहां से जैकॉबियन वर्ड बना है. तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इज इट इटालियन, इंग्लिश और हिब्रू और संस्कृत? सो द करेक्ट आंसर इज दिस. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब एटिमोलॉजी देखते हैं तो ज्यादातर वर्ड्स इटालियन से बने होते हैं, बट दिस वन इज डिफरेंट. इट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट, the Jacobean era refers to a period of time in the early 17th century in which of the following countries? कौन सी कंट्री में होगा like था this Jacobean era? So is it Jordan, England, Malaysia or Tunisia? So I hope this is an easy question and you can give its correct answer. It is England. Okay, next, the neoclassical era was so named because neoclassical era और neoclassical age को हमने इस नाम से हम कहते हैं, reason being क्यों? People loved classical music? No, it was a time where writers imitated the classical structures of the Romans and the Greeks. Correct. ठीक है, ये वो टाइम था जब जो उस टाइम के राइटर्स थे उन्होंने रोमन्स और ग्रीक्स के क्लासिकल स्ट्रक्चर को इमिटेट किया, उसकी नकल की. New social classes were created? No, it was a time when people were very classy. No, so the correct answer goes B. Okay, next, what kinds of styles did the writers of the neoclassical period try to imitate? किस तरह का स्टाइल उन्होंने इमिटेट किया था? That's very easy question. We have just discussed it in the last question as well. So the correct answer here goes Greek and Roman. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो नियो क्लासिकल लोग थे इन्होंने इनकी क्लासिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग को इमिटेट किया.
Next, which among the following is a wonderful song of grief over the death of the poet Keats? Keats की डेथ के ऊपर एक जो एलिजी कह सकते हो आप लिखी गई थी सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, वो क्या नाम था उसका? सो इज इट एडोनिस, हेलास, क्वीन मैप और कुबला खान? दिस वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज एडोनिस। तो जो स्टूडेंट्स लिटरेचर पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई की है, दे कैन डेफिनेटली मेक ऑल दिस करेक्ट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लिटरेचर को स्किप किया है, वो एज पर रिजल्ट वुड बी गेटिंग द सेम फीलिंग। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिंस? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789, 1771, 1798 और 1857? So again, a factual question, and the correct answer is 1789. Okay. Next, who has written Endymion? किसने लिखा है ये? बहुत ही फेमस है, belongs to romantic age. Matthew Arnold, Keats, Shelley और Wordsworth. So the correct answer is Keats. Okay, romantic era. मैं ज्यादातर आप अपने जितने भी पोएट्स और राइटर्स हैं उनकी राइटिंग को जरूर याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। Who among the following was the Queen of England during the Victorian era? जब विक्टोरियन एरा था तब क्वीन, इंग्लैंड की क्वीन कौन थी? तो विक्टोरियन से ही पता चल जाता है कि थी तो विक्टोरिया, बट कौन सी विक्टोरिया? एने विक्टोरिया और अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। सो these two are wrong options, and the correct one is Alexandria Victoria. So this way I have given you 25 more questions, and still I'm trying to give you some more before you go for your exam. So thanks a lot. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next. Goodbye.